अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्ट्रेटेजिक इनसाइट के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अफ़गान पीस प्रोसेस की। 2001 में हमने देखा था अमेरिका ने अपनी जंग का आगाज़ कर दिया था अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत तल्फ़ कर दी थी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। डॉक्टर साहब से पूछेंगे किस तरीके से अमेरिका को इसमें फेस सेविंग मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? वेरी मच, अल्लाह का फजल। अमेरिका के लिए इस वक्त अब अगर हम सिचुएशन देखें तो अमेरिका के पास इस वक्त 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जो उन्होंने डील की थी तालिबान के साथ, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था 29 फरवरी 2020 को, उसमें ये शर्त थी कि 1 मई को अमेरिकन जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से इनखला कर जाएंगे। तो एक तो ये है कि वो इधर से इनखला कर जाएं 1 मई को ही, और ये वो आउटकम है जो तालिबान चाहते हैं, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट अशरफ गनी साहब की बिल्कुल भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ जो दूसरा ऑप्शन है, जो कि बेसिकली भारतीय और अफ़गान गवर्नमेंट चाहती है, अशरफ गनी साहब चाहते हैं, वो ये है कि ये जंग इसी तरह चलती रहे, अमरीकी इन्वॉल्वमेंट जारी रहे गैर मुअय्यना मुद्दत तक, मज़ीद अमरीकी एड भी मिलती रहे, अमरीकी फ़ौजें अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को बटरेस भी करती रहें, लेकिन बाइडन इस पर कुछ ज़्यादा कीन नज़र नहीं आते। ट्रंप भी विड्रॉल के हामी थे और बाइडन भी विड्रॉल के हामी ही नज़र आते हैं, क्योंकि 20 साल अब इस जंग को हो गए हैं और कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका को ये नज़र नहीं आ रहा कि वो मज़ीद इधर रहकर क्या स्ट्रेटेजिक फ़वायद हासिल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो ज़्यादा लाइकली है वो ये है कि अमेरिका विड्रॉल रीशेड्यूल कर ले, 1 मई की बजाय थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। डिले इसलिए कि अमेरिका को फेस सेविंग का मौका मिले। अगर वो 1 मई को चले जाते हैं और उस वक्त तक तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो ऐसे लगता है जैसे अमेरिका भाग रहा है। पहले अमेरिका ने तालिबान की गवर्नमेंट को उड़ाया था, अब वो अफगानिस्तान को केओस और सिविल वॉर में छोड़कर भाग रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि इस एडिशनल मोहलत का थोड़ा सा फ़ायदा उठा ले और इसमें तालिबान और अफगान गवर्नमेंट को मिलाकर एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, और उस मकसद के लिए वो थोड़ी सी मोहलत चाह रहा है। लेकिन प्रॉबेबली इसमें उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो तालिबान क़यादत के साथ एक दोबारा डील रीनेगोशिएट करें और उन्हें फिर शायद एक नई विड्रॉल डेट भी देनी पड़े, क्योंकि अगर वो सिर्फ ये कहेंगे हम 1 मई को नहीं जा रहे और अगली डेट भी वो नहीं देते, तो उस पर तालिबान का एग्रीमेंट थोड़ा मुश्किल होगा और उस पर तालिबान का एक हार्ड लाइन स्टांस भी आ सकता है कि आपने एग्रीमेंट तोड़ दिया तो अब दोबारा से जंग की सूरत है। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि अमेरिका में सदर ट्रंप चले गए, उनकी पॉलिसी यही थी कि अफ़गानिस्तान से इनखला हासिल किया जाए और किसी तरह से अमेरिकी फ़ौज को निकाला जाए। बाइडन आए और बाइडन बड़े मुश्किल हालात में आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से ख़त भी लिखा, उसकी तफसीलात भी थी जो उन्होंने अफ़गान हुकूमत को लिखा और बताया कि आगे के मामलात क्या होंगे। कोई ख़ास अच्छा रिएक्शन नहीं आया। देखिए, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने लेटर लिखा है, उसमें 4 पॉइंट प्लान दिया अफगान पीस प्रोसेस के लिए, मसले को हल करने के लिए, अमेरिका के एक बाइज़्ज़त इनखला के लिए। उसमें बेसिकली ये है कि एक तो 90 डेज़ में रिडक्शन ऑफ वायलेंस हो, और इसके लिए ज़रूरी है तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट दोनों का ताउन। दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रोविजनल ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव भी हों, अफ़गान गवर्नमेंट के भी हों, थर्ड पार्टीज़ भी हों। एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए और वो मिलकर कंसेंसस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इलेक्शंस हो, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में एक प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाए। तीसरा पॉइंट उसमें यह है कि एक मीटिंग करवाई जाए अभी अगले महीने टर्की में, अफ़गान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स की। और चौथा पॉइंट इसमें यह है कि यूएन के अंडर जो एक पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, यूएस है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने इसमें इंडिया भी शामिल करवाया है कि इनके फॉरेन मिनिस्टर्स यूएन ऑस्पिसेस के अंदर मिले और अफगान पीस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें। तो ये 4 पॉइंट प्लान दिया एंटनी ब्लिंकन ने, और साथ ही इस खत में उन्होंने धमकी भी लगाई है। उन्होंने इस खत में बड़ा वाजे लिखा है कि अशरफ गनी साहब को कि अगर हम विड्रॉ कर जाते हैं, तो अगर हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते भी रहें, तब भी हमें इस बात का शदीद कंसर्न है कि तालिबान रैपिड टेरिटोरियल गेन्स करेंगे। आपकी फोर्सेस, बेसिकली उन्होंने कहा कि आपकी फोर्सेस इस काबिल नहीं है कि वो हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ भी तालिबान को रोक सकें। तो यू नीड अस, बेसिकली उनका कहने का मतलब ये कि यू नीड अस एंड वी वांट यू टू एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट। और ऑब्वियसली इस पर अफगान गवर्नमेंट का बड़ा नेगेटिव रिएक्शन उन्होंने डॉक्टर साहब इसको हवा में उड़ा दिया, इस नोटिफिकेशन को। दे आर नॉट हैप्पी कि किस तरीके से आप हमसे कह रहे हैं कि हम बात करें या ये चीज़ें करें। और 2 बड़े लूजर्स देखता हूँ मैं, एक अमेरिका और एक भारत, जिनके अफगानिस्तान में बड़े इंटरेस्ट थे।
तो वो इससे कुछ मुझे समझ नहीं आती कि क्योंकि अफ़गान हुकूमत उनको किस तरह लेके चलेगी। इंडिया तो सबसे बड़ा लूज़र होगा अगर यहाँ से अमरीकी इनखला शुरू हो जाता है और तालिबान फिर टेक ओवर कर लेते हैं। जैसे वो कहा है ना अमरुल्लाह साले ने, जो कि अफ़गान नायब सदर हैं, उन्होंने कहा है कि वेस्ट और अमेरिका बेशक अपने ट्रूप्स वापस ले जाएं, लेकिन 3.5 करोड़ 35 मिलियन अफ़गान्स की किस्मत का फ़ैसला अमेरिकी टाइम टेबल पर नहीं हो सकता। सही। वो इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन मेरे ज़हन में तो कोई और बात आ गई उससे, कि बात तो वो कर रहे हैं 3.5 करोड़ अफ़गानों की, लेकिन अगर हम उनकी लेजिटिमेसी की बात करें उस गवर्नमेंट की, तो उसकी लेजिटिमेसी इलेक्शन पर है। तो उस इलेक्शन का टर्न आउट टोटल 18% था। अफ़गानिस्तान में 1 करोड़ वोटर हैं रजिस्टर्ड, उनमें से टोटल 9 लाख वोटर्स ने अशरफ गनी को वोट दिया। तो आपके पास टोटल 9% इलेक्टोरेट का मैंडेट है और आप 3.5 करोड़ अफगान की किधर से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली ये बात सबको पता है कि अफगान गवर्नमेंट जिस क्रच पर खड़ी है वो अमेरिकन मिलिट्री है। अमेरिकन मिलिट्री की क्रच अगर कोलैप्स कर गई तो अफगान गवर्नमेंट का कोलैप्स भी काफ़ी लाइकली नज़र आता है। और ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी ये एक नाइटमेयर सिनेरियो, इसलिए कि इंडिया ने अपनी सारी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन लोगों के साथ की है, अशरफ गनी साहब के साथ, अमरुल्लाह साले, इनकी गवर्नमेंट के साथ की है। तालिबान में उनका कोई असर व रसूख नहीं है। अगर कल ये गवर्नमेंट उड़ जाती है तो इंडिया का भी किया गया सारा किया कराया गारत हो जाता है। जो 10 सालों जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उन्होंने जितनी भी सारी वो सारी चली जाती। अमेरिकन तो इस बात को अब तस्लीम कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की जंग अब वो नहीं जीत सकते। नाउ दे वांट टू कट देयर लॉसेस एंड मूव टू अदर थिंग्स। उनका बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है चीन पर फोकस करना, और इसी सिलसिले में वो क्वाड को भी अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। वो चीन के खिलाफ अभी सबमिट हुआ 12 को, आपको पता है डॉक्टर साहब। चीन के खिलाफ एक वो करना चाह रहे हैं, एक महाज खड़ा करना चाह रहे हैं, वो चीन पर फोकस करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को इन कॉन्फ्लिक्ट से एक्सट्रीगेट करना चाह रहे हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक इनसाइट की पिछली एपिसोड में हमने जिक्र किया था, वो चाह रहे हैं मिडल ईस्ट से भी निकले, चाह रहे हैं अफगानिस्तान से भी निकले। लेकिन इस सिलसिले में फिर ज्यादा प्रॉब्लम जो नजर आ रहा है ना, वो यही है कि अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट, उनके बैकर्स जा रहे हैं और एक सख्त दुश्मन से उनका सामना है, और उसके बाद उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब रखे। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के साथ मिलकर चलें, पाकिस्तान को कुछ सीधा हाथ दें, ना उनके पाकिस्तान के साथ कोई क्लोज अच्छे ताल्लुकात बन सके, ना ईरान के साथ किसी भी हुकूमत में नहीं बन सके, कहीं भी नहीं बने ना। आप अकेले रह गए, आपने अपने सारी जो कश्तियाँ थी, अपनी सारी किस्मत थी, वो इंडिया के साथ वाबस्ता कर दी, वो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस के साथ कर दी। अब अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस जा रही है और इंडिया तो आपकी सपोर्ट को आ नहीं सकता उधर से। इंडियन मिलिट्री तो अमेरिकन मिलिट्री को रिप्लेस नहीं कर सकती उधर। तो अब नाउ ही इज इन अ बैड सिचुएशन। तो अंडरस्टैंडेबली ही इज सेइंग कि 4 पॉइंट प्लान ठीक नहीं है। और अशरफ गनी साहब ने कहा कि इलेक्शन के बगैर गवर्नमेंट नहीं चेंज हो सकती, इंटरिम गवर्नमेंट के भी मुखालिफ है, जबकि रशिया भी उसके हामी है। मैं यही बात कह रहा था डॉक्टर साहब, एक बड़ा पार्टनर इस खत्ते में सोवियत यूनियन भी रहा, जो कि अब रशिया बन चुका है, वो भी रहा। रशिया में भी तो एक इजलास हो रहा है जिसमें काफ़ी सारे लोगों को मदऊ किया उसमें, और उसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया मेरे ख्याल से। 18 मार्च को जो रशिया में मीटिंग है उसमें इंडिया इनवाइटेड नहीं है। और ये एक लिहाज से पाकिस्तान के स्टांस की विंडिकेशन भी है कि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। इंडिया इज एक्टिंग एज अ स्पॉइलर ऑफ द पीस प्रोसेस, सो यू डोंट इन्वाइट स्पॉयलर्स टू द पीस टेबल। और रशिया हैजंट, रशिया ने इंडिया को इसीलिए बुलाया भी नहीं क्योंकि रशिया को भी बात पता है कि इंडिया के मुफादात इस चीज़ पर हैं कि जंग की आग कुछ कुछ सुलगती ही रहे, ताकि खत्ते में अनस्टेबिलिटी रहे और यहाँ लड़ाई झगड़ा होता। जो अमेरिकन ने इंडिया को प्रोबेबली जो इनवाइट किया अपनी मीटिंग में, उसकी मेन वजह है ये कि अफगान गवर्नमेंट को कुछ रीअश्योर किया जाए कि टेबल पर जिस पर आपकी किस्मत के फैसले हो रहे होंगे उसमें इंडिया को भी आवाज़ दी जाएगी, इंडियंस आपको सपोर्ट देंगे, तो आपको कुछ इंटरिम गवर्नमेंट में बेहतर कॉम्पोजिशन मिल जाएगी। इंटरिम गवर्नमेंट कहना तो एक चीज़ है, लेकिन उसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, कौन सी मिनिस्ट्रीज तालिबान को मिलेंगी, कौन सी अशरफ गनी साहब के पास रहेंगी, ये चीज़ें डिसाइड होना बाकी है। तो अमेरिकन ये चाहते हैं कि उसमें अशरफ गनी को थोड़ी बेहतर डील दिला दी जाए ताकि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ फेस सेविंग करके वो अभी किसी तरह निकलें, बस यहाँ से निकलना, यहाँ से निकलना। बाकी जैसे वियतनाम में हुआ था, वियतनाम में भी अमेरिका ने किया था 1972 में, हेनरी किसिंजर साहब ने ली डुक थो के साथ डील साइन की थी। उस वक्त भी सबको पता था कि ये डील चलने वाली नहीं है,
और अल्टीमेटली फैसला फिर जंग पर आ जाएगा। लेकिन वो फेस सेविंग लेकिन फेस सेविंग के लिए उस वक्त उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, हेनरी किसिंजर साहब ने नोबेल पीस प्राइज ले लिया, हुआ वही जो होना था। 2 साल बाद वो एग्रीमेंट कोलैप्स कर गया और 1975 में वियतकॉन्ग और नॉर्थ वियतनाम ने अमेरिकन स्पॉन्सर्ड साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट को तल्फ कर दिया। तो अशरफ गनी भी इसी सिनेरियो से शायद डर रहे हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि अमेरिका जाए ही ना, शायद वो तारीख से कुछ सीख सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस डॉक्टर साहब का आपने अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से सुना। इसके अगले एपिसोड में इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू।